ग्लोबल वर्सेस लोकल, ये है इस वक्त का पूरा बाजार का हाल और इसी का विश्लेषण भी करेंगे और साथ ही बताएंगे आपको कि किस तरह का एक्शन रहने वाला है इस हफ्ते। बेहद अहम हफ्ता नतीजों के लिहाज से, फिर वो नतीजे चाहे अमेरिका के चुनावों के हों या फिर हमारे यहाँ कंपनियों के नतीजे हों, इन सब पर रहेगा एक्शन। आइए तो करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, इतना बड़ा हफ्ता है, ग्लोबल वर्सेस लोकल हमारी थीम है, तो इस हफ्ते के लिए, आज के लिए ट्रिगर्स कौन से निकल कर आ रहे हैं सर? देखिए दीप, ट्रिगर्स अमेरिका से सबसे पहले जो कमजोरी 150 अंकों की रही डाउ में, वो थोड़ी सी उम्मीद से कम थी। जब हमारे बाजार शुक्रवार को बंद हुए तो उम्मीद ये थी कि शायद 200-250 पॉइंट के आसपास की कमजोरी रहेगी, लेकिन उसके मुकाबले में थोड़े कम कमजोर रहे। डाउ फ्यूचर्स वोलेटाइल होकर अब हरी निशान में लौटते हुए दिख रहे हैं, तो नेट ठीक है, संकेत बुरे नहीं। लेकिन कोरोना के मामलों को लेकर अभी भी चिंता है। ब्रिटेन में 1 महीने का लॉकडाउन हो चुका है और अमेरिका में 1 लाख के पार रिकॉर्ड मामले आते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो जो अप्रैल मई वाला मामला था उससे भी ज़्यादा भयानक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है कोरोना को लेकर। रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक नतीजे ठीक रहे हैं। वीकेंड पर जो भी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए, कहीं भी कोई झटका लगने वाली बात नहीं है और स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक ने तो अच्छे नतीजों से चौंकाया है। जीएसटी के अच्छे आंकड़े आते हुए दिखे। हीरो मोटोकॉर्प ने भी दमदार बिक्री की है। त्योहारी सीजन में थोड़ा सा एक्शन वहां बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जी दीप। बिल्कुल, तो अनिल जी, ये जो ग्लोबल वर्सेस लोकल थीम है आज की, इसके बारे में थोड़ा समझाइए सर। क्या है ये थीम और उस हिसाब से जो अहम ग्लोबल ट्रिगर्स हैं वो क्या निकल कर आ रहे हैं? देखिए दीप, इस वक्त बाजारों को ट्रेड करने के लिए 2 ट्रिगर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए दिख रहे हैं। एक और ग्लोबल ट्रिगर्स है और दूसरी ऑफ लोकल ट्रिगर्स है। तो आप शुरुआत करने के लिए ग्लोबल संकेतों के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद अपने ट्रिगर्स के दम पर आगे बढ़ते हैं। ये ट्रेंड पूरे पिछले हफ्ते आपने देखा है और इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत लंबे समय बाद दीप ऐसा नज़र आ रहा है कि ग्लोबल और लोकल ट्रिगर्स दोनों आपको अलग अलग दिशा में इशारा कर रहे हैं। जहाँ ग्लोबल ट्रिगर्स थोड़े सावधानी और थोड़ा नेगेटिव होने की तरफ इशारा कर रहे हैं, वहीं लोकल ट्रिगर्स आपको मजबूती की ओर और खरीदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इन दोनों ट्रिगर्स के बीच पिछले हफ्ते आपने देखा बाजार किस तरह से इंट्राडे में ओपनिंग और क्लोजिंग बेसिस पे भारी उतार चढ़ाव के साथ रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही आता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, कौन से ट्रिगर ज़्यादा हावी होंगे? क्या लोकल ट्रिगर्स हमारे ज़्यादा हावी रहेंगे और उसके दम पर हम चढ़ेंगे, या फिर ग्लोबल ट्रिगर्स परेशान करके एक बड़े करेक्शन की तरफ ले जाएंगे? ये बड़ा सवाल सबके मन में है और इसका जवाब हमें लेना है। तो आज इसीलिए हमने फोकस वहीं पर किया है दीप। बिल्कुल, तो यही अब जो जवाब चाहिए उसी पर आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए सर, ये अहम ग्लोबल ट्रिगर्स आपको कौन से दिख रहे हैं, पहले उनके बारे में बताइए। देखिए 2 ट्रिगर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है अमेरिका के चुनाव, जो आपको पता है कि कल वोटिंग होनी है और कल की वोटिंग के बाद नतीजे आने हैं। अब ये देखना है कि नतीजे कब तक आते हैं और नतीजे वाकई में आराम से आ जाते हैं और सत्ता परिवर्तन जो अमेरिका में होना है, अगर होना है तो, और अगर ट्रम्प साहब बने रहने तो दोनों ही काम आसानी से हो जाता है क्या, मतलब चुनाव आसानी से पूरे हो जाते हैं, यानी ये बड़ी चीज़ है। ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर है। दूसरी ओर एक और बड़ा ट्रिगर है, वो है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। अब आप देखिए फिर से ब्रिटेन में 1 महीने का पूरा कंप्लीट लॉकडाउन लग गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के अलावा आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, पब्स वगैरह, ये सारी पब्लिक प्लेसेस फिर से बंद कर दी गई है। सिर्फ स्कूल खुले रखे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बंद हुई है। इसका मतलब क्लियर कट है कि फिर से यूरोप में चिंताएं बढ़ रही है और इसे कोरोना को लेकर बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। तो ये दूसरी चीज़ है। तो ये 2 ट्रिगर्स हैं जो आपको ग्लोबल लेवल पर देखना है, लेकिन इनके सामने जो लोकल ट्रिगर्स है दीप, लोकल ट्रिगर्स बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। पहली चीज़, जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं कंपनी के, वो नतीजे बहुत ही दमदार रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। अभी तक एक भी रिजल्ट आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें झटका लगाओ। रिजल्ट आने के बाद स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आना अलग चीज़ है, स्टॉक प्राइस का मूवमेंट अलग है और रिजल्ट्स अलग है। आप देखिए आईटी से लेकर, ऑटो से लेकर, सीमेंट से लेकर, बैंक से लेकर, सबके रिजल्ट्स अब तक उम्मीद से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है भारतीय बाजारों के लिए कि रिजल्ट्स बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं अब तक की जो कंपनियां हैं। आगे
आने वाले भी रिजल्ट अच्छी उम्मीद आप करके चल सकते हैं कि ये तिमाही दमदार रहेगी। और हो सकता है एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने पहले अपनी एक्सपेक्टेशन नीची रखी हो कोरोना को के हाल को देखते हुए, उस लिहाज से आपको ये लग सकता है कि उम्मीद से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रही है। एक बार उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस को रख दे, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी आप देखें तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखिए जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार निकला है, 8 महीनों बाद ऐसा हुआ है। अनडाउटेडली इसमें एक ध्यान रखें, 1,05,000 करोड़ के आसपास आया है, लेकिन उसमें 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का कॉम्पनसेशन सेस का आंकड़ा भी है। अगर उसे हटाकर देखें तो 97,000 करोड़ 98,000 करोड़ के आसपास होता है, लेकिन वो भी अपने आप में कम नहीं है। 97-98 हज़ार करोड़ का आंकड़ा भी बेहतर है। खाली आप एब्सोल्यूट नंबर में ना देखें, क्योंकि सब लोग एब्सोल्यूट नंबर में देख रहे हैं कि 1 लाख करोड़ के पार निकला 8 महीनों के बाद, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट हटाकर भी देखेंगे तब भी आपको जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जो मजबूत दिख रहा है वो आपको इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि चलिए थोड़ी सी सिचुएशन इकोनॉमी की बेहतर होती हुई दिख रही, ट्रैक पर आती हुई दिख रही है। हम प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है लोकल फैक्टर्स का, वो ये है दीप, जो बिक्री होती दिख रही है त्योहारी सीजन की शुरुआत में, वो कमाल की है। हीरो मोटो को अपने 8 लाख गाड़ियां बेची है, जो रिकॉर्ड सेल से 1 महीने की अब तक की उनकी। आप इसमें कह सकते हैं कि उनका डीलर पुश होता है, इन्वेंट्री वहां भेज देते हैं, आपको बेचना है, उनकी सेल्स दिखा देते हैं, जो भी हो। लेकिन अल्टीमेटली डीलर भी तब तक ही लेगा जब तक कि गाड़ियां बिकेगी, या फिर आगे चलते हुए उसकी सेल्स पर असर पड़ेगा। लेकिन एक बार तो आप त्योहारी सीजन में 8 लाख गाड़ियां देख रहे हैं, मारुति की 19-20% बढ़कर आई है। तो ये अपने आप में दमदार आंकड़े हैं जो ऑटो सेल्स के दिख रहे हैं। और न सिर्फ ऑटो सेल्स, बल्कि आप देखिए बाकी जगह भी बिक्री के आंकड़े, थोड़ी सी रियल एस्टेट में आप कह सकते हैं कि उतनी शायद जो दशहरे पर जितनी बिक्री की आप उम्मीद करते हैं उससे थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन जो पुरानी डिमांड बची हुई थी, जो कोविड पीरियड में लोग खरीदारी नहीं कर पाए, वो चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे आप कंजम्पशन से जुड़े हुए सारे चीज़ें हों, सब जगह आप वो देख रहे हैं कि डिमांड आती हुई दिख रही है और फेस्टिव सीजन में ग्रोथ मजबूत होती दिख रही है। तो ये 3 बड़ी चीज़ें हैं हमारे अपने बाजार की जो बेहद मजबूती की इशारा करिए। आपके लिए मजबूत तिमाही नतीजे हमारे फंडामेंटल्स मजबूत करें, जीएसटी का अच्छा कलेक्शन सेंटिमेंट सुधारने वाला है, और साथ ही फेस्टिव सीजन में बिक्री के अच्छे आंकड़े। ये 3 अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ हैं। 2 थोड़ी कमज़ोर चीज़ें हैं जो दुनिया भर के बाजार से आ रही है, कोरोना और साथ ही अमेरिका के चुनाव। जी दीप। तो सर फिर सवाल तो ये बनता है, ग्लोबल वर्सेस लोकल में आगे कौन आएगा? बाजार पर किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? क्या डोमेस्टिक फैक्टर सच में इतने स्ट्रांग है कि बाजार को यहां से ऊपर ले जा सकते हैं? यही सबसे मुश्किल सवाल है। दीप देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, अनएक्सपेक्टेड क्या है? बाजार किस पर रिएक्शन देता है? बाजार रिएक्शन उन चीज़ों पर देता है जिसके बारे में बाजार को पता नहीं है। जिसके बारे में बाजार को पता है वहाँ रिएक्शन कम हो जाता है। अब पहले चलिए ग्लोबल से बात करते हैं। ट्रम्प जीतेंगे या बाइडेन, ठीक है, इस पे बाजार का रिएक्शन आएगा, ये बाजार को पता नहीं है। लेकिन धीमे धीमे जिस तरह से अमेरिकी बाजार, आप देखिए पिछले 7-8 महीनों में अमेरिका के लिए सबसे खराब महीना रहा है मार्केट्स के लिहाज से। 4.5% के आसपास डाउ गिरा है अक्टूबर के महीने में। 6 महीने की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गिरावट मंथली बेसिस पर यही रही। और कोरोना के बाद से मेरे ख्याल से जब से मार्केट ने रिकवरी दी, तब से लेकर अब तक का सबसे खराब हफ्ता पिछला हफ्ता रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहीं कहीं धीरे धीरे अमेरिकी बाजार इस बात को पचाना शुरू कर चुके हैं कि ट्रम्प साहब का जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। असंभव ना भी हो तो, लेकिन मुश्किल तो डेफिनेटली है, आसान नहीं होगा, कठिन है उनकी राह, ये बाजारों में आती हुई दिख रही। तो जो पहली रिस्क है वो धीरे धीरे आती हुई दिख रही। लेकिन क्या 100% आ गई? अगर ट्रम्प हार गए तो क्या मार्केट नहीं टूटेंगे? और इसका जवाब है ना। अगर ट्रम्प हार गए तो मार्केट एक बार तो झटका लगाएगा। तो पार्शियली हम करेक्ट हो चुके हैं। अब यही बात है ना कि 3 तारीख कल इलेक्शन है, इलेक्शन के पहले हम थोड़ा करेक्ट हो चुके हैं। तो अगर समझिए अगर इलेक्शन की वजह से 10% मार्केट गिरने थे, ट्रम्प हार जाए तो 10% में 4-5% तो आप डिस्काउंट कर चुके हो सकता है 4-5% और अमेरिका के बाजार गिरे। पहली चीज, ये अनसर्टेनिटी 5-1% के मूवमेंट की डाउ की अभी भी बरकरार है, 5 से 8% की मूवमेंट की, जो अमेरिका के चुनाव की वजह से हो सकती है, पहली चीज। और अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो 4-5% मार्केट 5 से 8% भाग भी सकते हैं, अपना सारा नुकसान पूरा भी कर सकते हैं। तो मार्केट को जो रिएक्शन देना है वो अनसर्टेनिटी पे देना है, पहली चीज। दूसरी अनसर्टेनिटी कोरोना को लेकर है, वो भी धीमे धीमे आती हुई दिख रही है प्राइस में, कि पहले हम निश्चिंत थे
कोरोना की हेडलाइन ही लेना बंद कर दिया था, डिस्कस करना ही बंद कर दिया था। अचानक से एक हफ्ते से सब कुछ वापस से देखना पड़ रहा है कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है, फ्रांस जर्मनी में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। 1 लाख रिकॉर्ड मामले जो तब भी नहीं आए थे अब आ रहे हैं अमेरिका में, और ब्रिटेन को अब फिर से 1 महीने के लिए लॉकडाउन करना पड़ रहा है। तो ये छोटी चीज़ें नहीं है, ये बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है। थोड़ी बहुत और अगर मामला हाथ से निकल जाए तो बढ़ सकती है, या रिकवरी आ जाए तो अच्छा भी हो सकता है। तो ये 2 अनिश्चितताएं अभी भी पार्शियली आ गई है, सबको पता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पता। तो ग्लोबल संकेतों में जो कुछ है वहां पर ट्रिगर है आपके लिए जो नहीं पता है। अब आइए लोकल में, कंपनियों के अच्छे नतीजे लगभग हमको सब पता है, जीएसटी का कलेक्शन ब्रॉडली पता है, और फेस्टिव सीजन की स्ट्रॉन्ग सेल्स ये भी पता है। तो लोकल ट्रिगर्स वो हैं जो हमें पता है मोस्टली, और ग्लोबल ट्रिगर्स वो हैं जहां अभी थोड़ी सी अनिश्चितता है। तो मेरा ये समझना है आपको अब भी संकेत ग्लोबल मार्केट से ही लेने हैं, और ग्लोबल मार्केट्स के दम पर ही हम चलेंगे। बस इसमें एक फर्क लगा लेना है आपको, उससे आपको मार्केट का डायरेक्शन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। फर्क ये रहेगा, जितना ग्लोबल मार्केट्स गिरेंगे उतना हम नहीं गिरेंगे हमारे लोकल फैक्टर्स की वजह से, और जितना वो बढ़ेंगे हम उससे ज़्यादा बढ़ेंगे हमारे अपने फैक्टर्स की वजह से। तो ये एक चीज़ अपने ध्यान में रख लीजिए, अगर किसी भी वजह से अमेरिका के मार्केट गिरते हैं, चुनावों की वजह से, कोरोना की वजह से, तो हम उतना नहीं गिरेंगे जितना अमेरिका गिरेगा। अगर चुनावों के नतीजे फेवरेबल होते हैं, कोरोना वापस से कंट्रोल में आता है, तो हम उनसे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ओपनिंग आपको हर रोज फिर से अभी भी डाउ से लेनी है, डाउ फ्यूचर से लेनी है। उसके बाद आपको अपने ट्रिगर्स पर, तो निचले लेवल पर आपके अपने ट्रिगर्स आपको सपोर्ट देते हुए दिखेंगे, और ऊपर के लेवल पर ग्लोबल मार्केट्स के जो ट्रिगर है वो अपसाइड को लिमिटेड रखेंगे। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर बदलकर पॉजिटिव साइड पर आ गए तो फिर बाजार बहुत तेज दौड़ लगाएगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी तब तक होनी चाहिए अगले हफ्ते 10 दिन के लिए, जब तक कि अमेरिका के चुनावों को लेकर और कोरोना को लेकर पूरी क्लैरिटी ना आ जाए, तब तक आपको इस तरह से सिंपल मार्केट प्ले करना है। तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ये हो क्या रहा है, कभी हम ऐसे खुलते हैं कभी वैसे खुलते हैं, दिन में ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो दोनों ही ट्रिगर अपने आप में स्ट्रांग है। तो ओपनिंग आपको अमेरिका से लेनी है, उसके बाद अपने ट्रिगर्स पे चलना है, और ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहेगा। गिरने में कम गिरेंगे, बढ़ने में ज़्यादा बढ़ेंगे। जी दीप, आई होप आई एम क्लियर। तो बहुत ही क्लियर है सर, और भरोसा जताने वाले आपके कमेंट्स हैं कि भारत के फैक्टर्स डेफिनेटली स्ट्रांग है। तो अमेरिका से इन्फ्लुएंस जरूर होंगे, बट इवेंचुअली हमारे फैक्टर्स बाजारों को सहारा भी देंगे और ऊपर ले जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए सर, फिर एक्शन की शुरुआत करिए। ग्लोबल वर्सेस लोकल, आज के ट्रिगर्स आपको क्या बता रहे हैं? आज के ट्रिगर में ग्लोबल ट्रिगर्स मैंने न्यूट्रल रखे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। एफआईएस के ट्रिगर्स बड़े दिनों बाद नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, न्यूट्रल से नेगेटिव हैं। घरेलू फंड्स के ट्रिगर दीप पॉजिटिव हैं, बड़े दिनों बाद नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। शुक्रवार को न्यूट्रल हुए थे। सेंटिमेंट और वायदा कारोबार दोनों न्यूट्रल साइड पर दिखे, दोनों कॉशियस थे, कॉशियस से न्यूट्रल हो गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और ट्रेंड पॉजिटिव है। तो एक खाली घरेलू एफआईएस के फिगर्स थोड़े शुक्रवार के नेगेटिव ले लें, उसके अलावा कहीं भी आपके लिए नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ये एक बढ़िया चीज़ है। अब आइए आपको रेंज दे दूँ। रेंज है 11,525 11,600 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जो है ये 75 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी, और गलती से इस रेंज में आ जाए तो छोड़ना मत, खरीद लेना। 11,750 11,825 ये आपके लिए ऊपरी रेंज है। इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आपको करनी भी चाहिए उतार चढ़ाव को देखते हुए। बैंक निफ्टी 23,725 23,825 दिन के लिए छोटा सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे अगर फिसले तो यहाँ पर 23,450 23,550 की रेंज आती हुई दिखेगी। उसके अलावा बैंक निफ्टी में 24,075 24,250 ये दिन की ऊपरी रेंज है दीप, और इसके पार निकले तो 24,350 24,475 वो रेंज है जहाँ पक्के तौर पर प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। ये आपको ध्यान में रखना है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज की रेंजेस। दिन की रेंज क्या निकल कर आ रही है सर आज के लिए? दिन की रेंज अगर आप डीप देखें तो मेरे ख्याल से जो सबसे छोटी रेंज है वो 11,625 से लेकर 11,725 की निकल कर आती है। उसके बाद आप 11,600 से 11,750 की रेंज रख सकते हैं। ज़्यादा संभावना इस बात की कि आप इस मीडियम रेंज से काम चलाने। 11,525 11,825 आज की बिगर रेंज मानकर चलें। बैंक निफ्टी के लिए 23,825 24,075 ये आपके लिए छोटी रेंज हो गई है, और 23,625 से 24,250 आज के लिए दिन की मीडियम रेंज है, और आज की बड़ी रेंज 23,550 से लेकर 24,350
ये आपकी आज की बड़ी रेंज आप मानकर चल सकते हैं। बड़ी रेंज में और एक लेवल चाहिए तो 24,475 फाइनल लेवल ऊपर का बनता है। ये आपके लिए लेवल्स और रेंज हो गई। जी दीप। ओके, तो ये है कुछ अहम रेंजेस। आज की एफआईएस की पोजीशनिंग, पुट कॉल रेशियो, ये क्या संकेत दे रहे हैं सर? एफआईएस की तरफ से हाँ एक चीज और, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये रह गया, एफआईएस की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन जो है वो घटकर 40% के आसपास आ गई। ये एक और बड़ा ट्रिगर दीप कि अगर 40% पर आपकी एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन है, ये बता रहा है कि एफआईएस पिछले 7-8 महीनों में सबसे लोएस्ट लेवल पर है। अब ऐसा तो है नहीं कि एफआईएस बेच कर निकल जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ से अब एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन और घटने के आसार कम हैं। तो मैं एफआईएस की खरीदारी को लेकर, भले मैंने ट्रेंड नेगेटिव लिखा है एफआईएस का इसमें पॉइंटर्स में, लेकिन एफआईएस अब यहाँ से इंडेक्स और बेचेंगे इसकी संभावना कम है। तो यहाँ पर इंडेक्स में वो ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो थोड़ी इंडेक्स में खरीदारी एफआईएस की तरफ से आ सकती है इसको देखते हुए, क्योंकि 40% नेट लॉन्ग बचना ये काफ़ी कम है। जैसे 75% पे आपको अलर्ट होना चाहिए कि वहाँ पर खरीदना रिस्की है, क्योंकि एफआईएस ऑलरेडी 75% पे पहुँच चुके हैं इंडेक्स में नेट लॉन्ग पे, वहीं यहाँ पर 40% पर आ चुके हैं। तो ये भी आपके लिए एक चीज़ है जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हो गई आपके लिए एफआईएस की नेट लॉन्ग। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो 20 बेसिस पॉइंट घटकर आया 19 बेसिस पॉइंट, 1.46 पर एकदम कंफर्टेबल है। इंडिया विक्स 3% थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आइए, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है और लॉन्ग पोजीशन है तो आपको क्या करना है। लॉन्ग पोजीशन पे स्टॉप लॉस रखिए 11,600 का वेल डिफाइंड क्लियर कट स्टॉप लॉस। हमने कहा था 11,650 के नीचे बंद हो तो रिस्क होगी, एग्जैक्टली 11,642 पे एडजस्टमेंट के बाद बंद हुआ है, तो अभी तक वो 11,650 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे जो तोड़ना चाहिए वो तोड़ा नहीं है, ये आप कंफर्ट रख सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस 23,600 का है और क्लोजिंग स्टॉप लॉस 23,800 के आसपास का निकल कर आता है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन आपकी है तो एक ही स्टॉप लॉस रखिए 11,775 का। जिन्हें छोटा रखना है इंट्राडे के लिए वो 11,725 का रख सकते हैं, अदरवाइज 11,775 वेल डिफाइंड क्लियर कर स्टॉप लॉस है। और बैंक निफ्टी पे इंट्राडे स्टॉप लॉस रखिए 200 पॉइंट ऊपर छोटा 24,100 का, 24,075 का लेवल है तो 25 पॉइंट ऊपर दिया है 24,100 का, और क्लोजिंग बेसिस पर 24,250 के ऊपर वापस बैंक निफ्टी बंद हो तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से डेफिनेटली निकल जाएं। ये आपके लिए लेवल्स रहेंगे। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, कौन से लेवल्स रहेंगे। नई पोजीशंस के लिए आज क्या सलाह है? निफ्टी खरीदें 11,600 के स्टॉप लॉस के साथ, 11,725, 750, 775, ये तीन छोटे छोटे लेवल हैं, और उसके बाद आता है 11,825 का फाइनल टारगेट आज के लिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 11,750 के आसपास से मूड बनाना शुरू करें शॉर्ट करने का। मल्टीपल लॉट्स आपको शॉर्ट करने तो 11,750, 775 और 825 तीन जगह शॉर्ट करिए। दो करने तो 775, 825 पे करिए, और जाहिर सी बात है एक करना है तो फिर आपको 825 तक का इंतजार करना चाहिए। ये शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस 11,900 का रखिएगा जो ट्रिगर नहीं होगा। 11,725, 11,675 और 11,650 तक के लेवल के लिए आपको बनानी चाहिए शॉर्ट पोजीशन। बैंक निफ्टी सिंपल है, शुक्रवार का जो लो है उसके आसपास स्टॉप लॉस रख लीजिए। 23,600 का आपका क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है। ऊपर 24,075, 24,150 और 24,250, ये तीन लेवल हो गए, और दो बड़े लेवल और ऊपर के, अगर बाजार का मूड माहौल बदल जाए तो 24,350 और 24,475 के दो लेवल और ऊपर के रख लीजिए। जी दीप। ओके, तो इंटरेस्टिंग डे होने वाला। शॉर्ट भी दे देता हूं आपको, हाँ बैंक निफ्टी शॉर्ट दे देता हूँ। 24,350, 24,475 की रेंज में बेचना है दीप। अभी इसमें एक ही इशू है बैंक निफ्टी बेचने में, कहाँ बेचना चाहिए। इस रेंज में तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, लेकिन क्या 24,250 पार करके 24,350 तक पहुँचेगा क्या, इसका जवाब थोड़ा मिल नहीं रहा है। 24,250 इजीली पार नहीं होगा ऐसा लगता है, तो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर आप है तो 24,250 पे बेच दीजिए। सेफ ट्रेडर है 24,350 और 24,475 दो लेवल पर बेचिए। 24,550 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ 24,250, 150, 24,075 और बहुत हो गया तो 23,950, ये टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है बिक वाली। जी दीप। बिल्कुल, नई पोजीशंस के लिए ये आपके लिए लेवल्स। अब सर थोड़ा डेटा विस्तार में भी समझाइए। वायदा कारोबार के बैन में तो कोई स्टॉक नहीं है। एफएनओ के डेटा क्या बता रहे हैं जो न्यूट्रल है, एक ही दिन का आपके पास सीरीज का डेटा है सर, और साथ ही जैसे जैसे एफआईआईज आप बिकवाली कर रहे हैं, डीआईएस की खरीदारी वापस आ रही है सर।
दीप देखिए, कैश में एफआई ने 870 करोड़ का बेचा और सामने 758 करोड़ के स्टॉक खरीदे। तो स्टॉक में कोई खास बिकवाली नहीं, 100 सवा 100 करोड़ की बिकवाली नेट है, जो कि छोटी है। सामने इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने 965 करोड़ के बेचे हैं। तो इंडेक्स वो बेचकर 40% नेट लॉन्ग पर आ गए। स्टॉक में भी कैश में बिकवाली की। इन दोनों को मिलाकर मैंने इसलिए डेटा नेगेटिव साइड पर रखा है। घरेलू फंड ने बड़े दिनों बाद 630 करोड़ की खरीदारी की है, जो आंकड़ा ठीक है। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़ों की तरफ। अभी भी डेटा बहुत बने नहीं है। जो वीकली सीरीज है इस गुरुवार को एक्सपायर होगी, उसमें 11,600 इमीडिएट सपोर्ट है, 15 लाख शेयर वहां पर है। 11,700 हल्की रुकावट का लेवल है, 17 लाख शेयर वहां पर है। तो 11,600 के नीचे आप 50-75 पॉइंट के लिए कमजोर होंगे, 11,700 के ऊपर 50-75 पॉइंट के लिए मजबूत होंगे। ये वायदा कारोबार का डेटा है निफ्टी का। बैंक निफ्टी आइए, बैंक निफ्टी में डेटा बहुत ही कम है। ऊपर की तरफ 24,000 को पार करके आप टिके तो थोड़ी और बढ़त बन सकती है। 24,500 पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मान सकते हैं आप 7 लाख शेयरों का बैंक निफ्टी पर है। डेटा दोनों ही में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी इतने नहीं है कि आप डेटा के बेसिस पे उन्हें विश्लेषण करें। लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए डेटा और किन लेवल्स पर आपको रखनी है नज़र। सर, आज एक नई लिस्टिंग भी होने वाली है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपने इशू के टाइम तो बोला था कि यहाँ से दूर ही रहिए, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, पर आज लिस्टिंग की क्या एक्सपेक्टेशन है? इन्वेस्टर्स अगर इस पर इंटरेस्टेड हैं तो क्या व्यू रखना चाहिए? इशू प्राइस के आसपास या थोड़ा नीचे लिस्टिंग होनी चाहिए। 33 रुपए का इशू प्राइस था, मेरे ख्याल से 30-31 रुपए की रेंज में कहीं लिस्टिंग हो सकती है। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई बैंक बुरा है या कहीं कोई और खराबी है। दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने मना किया था। पहला है कि वैल्यूशन ठीक है, बहुत सस्ता नहीं तो बहुत महंगा नहीं, दोनों चीज़ें। तो जब मैं आईपीओ में मेरे पास और मार्केट खराब होता हुआ दिख रहा था कि भाई थोड़ा नीचे आ सकता है, और कई सारे बैंक्स, कई सारे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं थोड़े नीचे के दाम पे, तो आप सेम वैल्यूशन पे किसी आईपीओ को क्यों लेंगे? करेक्ट। तो पहली चीज़ तो वो थी कि वैल्यूशन के हिसाब से अगर आप 15-20% का कंफर्ट छोड़ो, तब तो हम तुरंत ले लें कि चलो भाई 15-20% नीचे मिल रहा है तो जगह है। तो एक वो रीज़न था। दूसरा रीजन दीप ये था कि जैसा मैंने कहा था तब भी, कि अभी इस आईपीओ के बाद प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी घटकर हो जाएगी 82% कंपनी में। 4 सितंबर 2021 तक प्रोमोटर्स को हिस्सेदारी घटाकर 40% पर लाना है, जो आरबीआई का नियम है उसके मुताबिक। कंपनी बात कर रही है, आरबीआई से एक्सटेंशन मांग रही है। वो देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे, कब तक देंगे, क्या है? या फिर वो चाहते हैं कि भाई इक्विटास को, इक्विटास होल्डिंग का जो दूसरा इक्विटास लिस्टेड है ऑलरेडी, वो इक्विटास होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी है। ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो नया लिस्ट हो रहा है। इन दोनों को मर्ज कर दो तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम हो जाती है, तो वो आरबीआई के नियमों के मुताबिक हो जाती है। लेकिन आरबीआई का अब तक जो स्टैंड है वो ये कह रहे हैं कि पहले आप घटाओ, उसके बाद मर्ज करो। तो अभी तक वो खतरा है कि अगले 1 साल में सप्लाई आने का खतरा है कि और अगर स्टेक बिकने आई तो क्या होगा। तो इसलिए मेरे लिए सिंपल फॉर्मूला ये है कि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती तब तक आपके लिए स्टॉक भाग नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। अब जिन लोगों ने लगाया है उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया है, वो अपने हिसाब से देखें। मेरा ये मानना है कि फिर भी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करें, लेकिन आप ये मान के चलें कि आपका पैसा 2021 के बाद बनेगा, सितंबर 2021 के बाद में। अगर आज 15-20% नीचे खुल जाता है तो वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, वहाँ आपके लिए वैल्यूएशन कंफर्ट हो जाएगा। तो 27-28 रुपये आ जाए गलती से, वैसे लगता नहीं आना चाहिए, 30 के नीचे जाना मुश्किल लगता है, लेकिन 27-28 आ जाए तो वो लेवल अच्छे हैं जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। आज आईपीओ में पैनिक में आपको नीचे में, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए, लेकिन तब आपका व्यू 1 से 3 साल का होना चाहिए। तो देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि स्टॉक खराब नहीं है, कहीं और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने सिर्फ 2 रीजन से बोला। एक, तलवार लटकी हुई है और स्टेक कम होने की। दूसरा, वैल्यूशन थोड़े सस्ते नहीं है। तो अगर स्टॉक 15-20% गिर जाता है, वैल्यूशन आपके रीजनेबल हो गए, और 1 साल का जो व्यू है कि स्टेक कम होने का वो खतरा है, तो उसको देखते हुए फिर आप 1 से 3 साल का व्यू लेकर चलो, तो वहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, सिंपल। और अच्छी बात यह कि रिटेल ने हार्डली पैसा लगाया, बहुत कम सब्सक्राइब हुआ है। जैसा हमने कहा भी था कि कूद के मत लगाई। देखिए, ये तीसरा आईपीओ दीप जहाँ हम इन्वेस्टर्स को बचा रहे हैं। एंजल में, यूटीआई में और इक्विटास, तीनों अच्छे नाम हैं, तीनों अच्छी कंपनियां हैं। उसके बावजूद आपको ये कहने के लिए गट्स और हिम्मत चाहिए कि नहीं, पैसा मत लगाइए, लिस्टिंग पे नहीं बनेगा। लिस्टिंग के बाद जिसको जो खरीदना, जिसको अच्छा लगता है, कंपनियां नीचे, सारी कंपनियां नीचे लिस्ट हुई, आपको जहां कंफर्ट लगे, जो अच्छा लगे खरीद सकते हैं। कंपनियां बुरी नहीं है, तीनों ही बुरी नहीं है, मैं फिर से कह दूँ, ना यूटीआई बुरी है, ना एंजल बुरी है, ना इक्विटास बुरा है, लेकिन आपको सस्ता चाहिए और वो सस्ता मिला है, इसलिए हमने आईपीओ में पैसा नहीं लगाने की राय दी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो जब आईपीओ में अच्छा करेक्शन आ जाए लिस्टिंग के बाद, तब लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
बिल्कुल अनिल जी, तो इंतजार रहेगा, देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है। बट जैसा अनिल जी कह रहे हैं, थोड़ी वीक लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपको निवेश के मौके मिलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फिर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, 1 से 3 साल की समय सीमा होनी चाहिए। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। कई और स्टॉक्स हैं जहां पर हमें फोकस करना है। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल के साथ रिजल्ट एक्सरे पर कुछ स्टॉक्स पर फोकस भी डालेंगे, पर उससे पहले हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ है बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स पर आपको आज नजर रखनी है। मानसी, कुशल और साथ ही आशीष। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और नतीजों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? बिल्कुल, दीपांशु गुड मॉर्निंग। ये पूरा हफ्ता ही नतीजों के लिहाज से काफी बड़ा है। आज ढेर सारी कैश की कंपनियों के नंबर्स भी हैं जिस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा अन्य ट्रिगर्स की अगर बात करें तो हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग आज होने जा रही है। धानुका एग्रीटेक का बायबैक आज बंद होगा। 1,000 रुपए प्रति शेयर के दाम पर कंपनी ने 10 लाख शेयर्स के बायबैक की घोषणा की थी। कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक्स का आवंटन आज किया जाएगा। दौड़ में वेदांता, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइज और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियां शामिल हैं। कल 5 कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया जाएगा, तो इस अपडेट पर भी फोकस रहेगा। पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स की अगर बात करें, रिलायंस के नतीजे आते हुए दिखे, मिले जुले नंबर्स रहे। आय और मुनाफे के फ्रंट पर उम्मीद से बेहतर आंकड़े रहे, लेकिन मार्जिन्स और ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो हैं वो अनुमान से कम रहे। आय जो है उसमें करीब 26% की बढ़त देखने को मिली। कामकाजी मुनाफा 9% बढ़ा, लेकिन अगर मार्जिन्स की बात करें 19% से घटकर 16% पर जाते हुए दिखे। हमारा अनुमान 17.6% का था। मुनाफा जो है यहाँ पर 11,352 करोड़ से कटौती 10,602 करोड़ पर करीब 6.6% की कमी देखने को मिल रही है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स जो हैं $6.3 से $5.7 पर जाते दिखे। $6 का हमारा अनुमान था। और साथ ही पिछले तिमाही में 4,966 करोड़ का अतिरिक्त मुनाफा भी देखने को मिला है। जियो के नतीजों की बात करें तो यहां पर आय में करीब 7.2% की बढ़त देखने को मिली। मार्जिन्स 42.5% से बढ़कर 43.1% तक जाते दिखे और मुनाफे के फ्रंट पर करीब 20% की बढ़त जरूर देखने को मिली है। आरपूस जो है 140 रुपए से बढ़कर 145 रुपए पर जाते दिखे। 144 रुपए का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे। इसके अलावा इंडसइंड बैंक नतीजे अनुमान के मुताबिक है और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम ने 13% की बढ़त रही। मुनाफे के फ्रंट पर 53% की गिरावट देखने को मिली। साथ ही ग्रॉस एनपीए 2.5% से 2.1% रहे। नेट एनपीए 0.8% से 0.5% रहे। बैंक के मर्जर की जुड़ी जो खबरें हैं वो पूरी तरह से गलत है, ये आती हुई मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखने को मिला। और मर्जर से जुड़ी खबरों का बैंक पूरी तरह से खंडन करता है। कोविड से जुड़ी स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग 952 करोड़ रही और पिछले साल के मुकाबले ट्रैक्टर लोन ग्रोथ जो है 33% पर सालाना आधार पर रही। रूरल इलाकों से 2 व्हीलर लोन ग्रोथ भी शानदार देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अनुमान के से बेहतर नतीजे रहे और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें 16% की बढ़त रही। मुनाफे के फ्रंट पर करीब 550% की बढ़त देखने को मिली। मुनाफा जो है यहां पर 654 करोड़ से बढ़कर 4,251 करोड़ पर जाता दिखा। ग्रॉस एनपीए 5.4% से 5.1% और नेट एनपीए 1.2% से 1% पर जाते हुए दिखे। वायदा बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे अच्छे रहे। नेट इंटरेस्ट इनकम 1,363 करोड़ से 1,660 करोड़ रही। ग्रॉस एनपीए 1.9% से 1.6%, नेट एनपीए 0.5 से 0.4% रही। कैश स्पेस की 2 कंपनियां हैं मेरे पास। लिखिता इंफ्रा नतीजे अच्छे रहे। कंपनी की आय में 7% की बढ़त और मुनाफे में 18% की बढ़त रही। वहीं डीसीबी बैंक कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 313 करोड़ से 334 करोड़ रही। ग्रॉस एनपीए 2.4% से 2.2% रहे। वहीं एनपीएस जो है 0.9% से 0.8% तिमाही आधार पर, तो नतीजे अच्छे थे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे। आइए कुछ और नतीजों और स्टॉक्स के बारे में कुशल के साथ जानते हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब देखिए यूनिकेम लैब्स टर्न अराउंड नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। 9 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 9.5% पर आती हुई नजर आई है। पिछले साल नेगेटिव थी। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स नंबर स्टेबल रहे हैं। मार्जिन्स 4.5% पर स्टेबिलिटी रही है और मुनाफा 31% बढ़कर करीब 15 करोड़ पर आता दिखा है। क्वेस्ट कॉर्प नंबर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग आप मिक्स कह सकते हैं, क्योंकि कामकाजी मुनाफे में 14% का उछाल देखने को मिला है। वहीं मुनाफा 25% गिरकर 50 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। दीपक नाइट्राइट नंबर्स मिले जुले कहेंगे, क्योंकि मार्जिन्स जो है वो 25% से बढ़कर 28% हुई है और कंपनी का मुनाफे में 13% का उछाल हमने देखने को मिला है 170 करोड़ पर आय जो है वो करीब 2% गिरती हुई दिखी है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिड कैप आईटी कंपनी बेहतर साइड पर दिखे हैं। मुनाफा 40% बढ़कर 29 करोड़। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 13.7% से बढ़कर 22% आती हुई दिखी। आरपीजी लाइफ साइंस ऑपरेशनली बढ़िया नंबर है। 16% से बढ़कर 19.5% के मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं।
साथ ही कंपनी का मुनाफे में भी 14% का उछाल के साथ 11 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां पर अगर आप नंबर्स देखेंगे तो कंपनी 68 करोड़ का मुनाफा था, इस बारी 56 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया, तो नंबर्स बेहद वीक हैं। आय में भी 6% की गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ ही अगर आप कुछ एक न्यूज बेस्ड मेरे पास क्लैरिफिकेशंस हैं, जैसे एक्सिस बैंक, तो जो बैंक है उन्होंने मैक्स फाइनेंशियल के लिए नए प्रपोजल दिए हैं और इसके तहत पहले जो 17% वो हिस्सेदारी खरीदने वाले थे, अब उसको बढ़ाकर वो 19% हिस्सा जो है मैक्स लाइफ में हिस्सा खरीदते हुए नजर आएंगे। साथ ही एक्सिस बैंक ने जो अपनी अलग अलग सब्सिडियरी है उनके जरिए जो है ये हिस्सा खरीदने की बातें की है। अब यहां पर देखना होगा कि आगे किस हिसाब के एक्शंस बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही जी पावर इंडिया, जिस पर हमने आपको पहले भी डिस्कशन करके बताया था, तो यहां पर इसका क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आया है और उन्होंने ये कहा है कि जो कोयला आधारित प्रोजेक्ट्स हैं, हो सकता है पेरेंट कंपनी का जो इंटरेस्ट है इसमें कम होता हुआ नजर आ रहा हो, पर अभी भी जी पावर इंडिया को यहां पर इनके प्रोजेक्ट्स जो है काफी पॉजिटिव लग रहे हैं और वो जो है कहीं ना कहीं इस चीज के इच्छुक है कि इसको आगे वो लेकर जाते हुए नजर आएंगे। भारत में जी की जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग का लाइसेंस जो है इनके पास है। साथ ही कोल इंडिया, यहां पर आप जो नंबर्स आते हुए दिखे अक्टूबर महीने के उत्पादन आंकड़े में करीब 19% की बढ़त रही है। साथ ही अगर आप देखें तो जो ऑफटेक है वहां पर भी 25% की बढ़त हमें देखने को मिली है, तो काफी पॉजिटिव रुझान जो है आंकड़ों के लिहाज से कोल इंडिया का है। मॉयल, यहां पर मैंगनीज ओर की जो कीमतें हैं 5 से 7% तक घटाई गई है, तो ये स्टॉक को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। एक बल्क डील है मेरे पास जो मेजेस्को की है, जहां पर प्रमोटर ने करीब 2.5 लाख शेयर जो है 920 रुपए के भाव पर बेचते हुए नजर आए हैं, तो मेजेस्को के लिए नेगेटिव जो है आपको ट्रिगर आता हुआ नजर आएगा। साथ ही जो ऑटो नंबर्स आते हुए दिखे हैं 1 तारीख को पोस्ट मार्केट, वहां पर अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प रिकॉर्ड बिक्री जो है इन्होंने मासिक लिहाज से दर्ज की है और 8 लाख से ज्यादा जो है ये मोटरसाइकिल्स बेचने में सफल रहे हैं। हमारा जो अनुमान था वो करीब 7,20,000 का था। साथ ही आयशर मोटर्स, यहां पर रॉयल एनफील्ड जो प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स है वहां पर अनुमान से कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। 66,891 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं, हमारा अनुमान 70,000 यूनिट्स का था। पैसेंजर व्हीकल स्पेस में मारुति सुजुकी नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं, 1,72,000 यूनिट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, उसके मुकाबले 1,82,000 यूनिट्स कंपनी रिपोर्ट किए हैं। M&M दोनों फ्रंट पर, पैसेंजर व्हीकल्स फ्रंट जो ऑटोमोटिव डिवीजन है वहां पर खराब प्रदर्शन रहा है। 47,400 करोड़ के माफ कीजिएगा 47,400 यूनिट्स के मुकाबले कंपनी जो है 44,360 यूनिट्स बेचने में ही सफल रही। साथ ही ट्रैक्टर बिक्री में M&M का यहां पर भी प्रदर्शन जो है कमजोर रहा, अनुमान से 47,700 हम अनुमान करके चल रहे थे, उसके मुकाबले 46,500 यूनिट्स ही कंपनी बेच पाई। और एस्कॉर्ट्स नंबर अनुमान से बेहतर हैं, 13,500 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, कंपनी ने ऑलमोस्ट 2.5% की बढ़त दिखाई है और 13,664 यूनिट्स बेचते हुए ये दिखे हैं। आयशर मोटर्स, वॉल्वो आयशर सीवी के नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं और अनुमान यहां पर टर्न अराउंड कमर्शियल व्हीकल्स में देखने को मिला है। 3900 यूनिट्स का हमारा अनुमान था करीबन और उसके मुकाबले 4200 यूनिट्स कंपनी रिपोर्ट करने में सफल रही है। अब देखना होगा कि अशोक लेलैंड के नंबर्स किस हिसाब से आते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, तो ज्यादातर जो ऑटोज की बिक्री है वो काफी अच्छी रही है और रिकॉर्ड आंकड़े आए हैं हीरो और मारुति की तरफ से। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई और किसी ने भी टारगेट प्राइस या रेटिंग में बदलाव नहीं किया। सबसे पहले आप देखिए CLSA, ये कह रहे हैं कि PBT अगर आप कोर कारोबार का देखें तो अनुमान से 32% नीचे आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2250 के लक्ष्य के लिए सिटी ने भी न्यूट्रल किराए दिए, 2210 रुपए का लक्ष्य दिया उन्होंने और ये कह रहे हैं कि रिफाइनिंग सेगमेंट में अगर आप देखें तो प्रदर्शन कमजोर देखने को मिला। सिर्फ गोल्डमैन सैक्स ऐसे हैं जो खरीदारी किराए को बरकरार रखें, 2330 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया और ये मान रहे हैं कि रिटेल कारोबार में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली जिसके चलते नतीजे हल्के से बेहतर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ICICI बैंक बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने और यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज हाउस के भी अपग्रेड्स आए हैं। CLSA ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 500 रुपए से बढ़ाकर 560 कर दिया है, 392 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। नोमिरा खरीदारी किराए दे रहे हैं, 470 से लक्ष्य को बढ़ाकर 525 कर दिया है। सिटी ने भी खरीदारी किराए दी है 550 रुपए के लक्ष्य के लिए। इंडसइंड बैंक नतीजा है ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं और इनका मानना यह है कि डिपॉजिट में काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। जो कलेक्शंस हैं ऑलमोस्ट 95% के आसपास आ गए, एसेट क्वालिटी में भी सुधार है जिसके चलते JP मॉर्गन ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। अब ये रेटिंग को अपग्रेड करके न्यूट्रल किराए दे रहे हैं, लक्ष्य 475 से बढ़ाकर 650 कर दिया है।
585 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए लक्ष्य 618 से बढ़ाकर करीब 750 रुपए कर दिया है। बीपीसीएल पर सीएलएसए का अपग्रेड आया। यहां पर बिकवाली के राय को बदलकर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है। लक्ष्य 360 रुपए का है। हालांकि लक्ष्य ज्यादा ऊपर नजर नहीं आएगा क्योंकि शुक्रवार की जो क्लोजिंग है 353 रुपए की है और ये कह रहे हैं कि इन्वेंट्री गेन्स के चलते जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ते हुए नजर आया था। आखिरी रिपोर्ट है मैक्स फाइनेंशियल्स पर। नोमेरा की रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 720 रुपए के लक्ष्य लिए 590 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है और ये कहने की जो दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए हर पैमाने पर काफी शानदार है। ओके, ये है आपके लिए वो तमाम रिपोर्ट जिन पर रखनी है, आपको नजर रखनी है, आपको नतीजों पर बताने के लिए तैयार है हमारे साथ वरिंदर बंसल। कई तिमाहियों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि नतीजे जो बेहतरीन हैं उनकी लिस्ट है लंबी और जो नतीजे हैं कमजोर वो ढूंढने से नहीं मिलते। बस ऐसा ही मूड माहौल बना रहे। लेकिन अच्छे नतीजों के पीछे भी क्या वाकई में बैलेंस शीट इतनी मजबूत है, कैश फ्लोज उतने दमदार हैं और वैल्यूएशंस क्या सस्ते हैं? ये 3 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आमतौर पर किसी के पास होते नहीं। नतीजे पढ़ लेते हैं कागज देखकर, लेकिन उनका विश्लेषण करते हैं पूरे वीकेंड पर सब कुछ काम छोड़कर वरिंदर बंसल। तो वरिंदर, गुड मॉर्निंग। इस वीकेंड पर तो लंबा काम रहा होगा, नतीजों की लंबी लिस्ट रही है। ये बताइए कितने रिजल्ट्स से जो आए, कितनों का विश्लेषण आपने किया और उनमें से जो एकदम दमदार मजबूत परफेक्ट जो रिजल्ट्स जिसको आप कहते हैं वो कौन से रहे? सर 112 कंपनीज के नंबर्स आए थे फ्राइडे टू संडे। टू बी ऑनेस्ट सर, आई वांट टू थैंक यूएनजी बिकॉज आप लोग मुझे पुश करते हो कि मैं पढ़ूं, इसलिए ये सब जो होता है ना सीखने को मिलता है और इसलिए ये सब चीजें बात कर सकते हैं हम जो बैठे हैं हम यहाँ पे। सर बड़े कंपनीज में रिलायंस के बारे में, आईओसी के बारे में सब आपने बात की। आई थिंक फाइनेंशियल्स में 2 कंपनीज इन्होंने बहुत अच्छे नंबर रिपोर्ट किए सर। मैक्स लाइफ आई थिंक मैं आप सिंपल से नंबर दूंगा सर आपको कि उनका मार्केट शेयर इस बार 11% तक पहुंचा। ये सबसे हाईएस्ट है लास्ट 10 साल में। आप उनके वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस देखें या एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट देखें जो वीएनबी और एपीई बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा थे कंपेयर टू व्हाट मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। वीएनबी 20% एक्सपेक्ट कर रही थी, 27% आए। ये तो नंबर की बात हुई सर, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लैरिटी आया एक्सेलर और मैक्स स्टील में। सर पहले था कि उनको 17-18% स्टेक लेना था, अभी उन्होंने 20% स्टेक लेना है। 1% तो ऑलरेडी उनके पास एक्सिस के पास। अभी आरबीआई ने क्या बोला है कि आप 19% और ले सकते हो, बट 3 तरीके से लेना पड़ेगा। तो 19% लेने के लिए आपको 9% जो है एक्सिस बैंक एक्वायर करेगा मैक्स लाइफ का, उनकी सब्सिडरीज 3% एक्वायर करेगी और आगे जाके जो उनके और एंटिटीज हैं वो 7% और एक्वायर कर सकती हैं। आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग। आई थिंक इंडस इंड के बैंक के नंबर्स अच्छे आए थे सर कंपेयर टू व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। फिर डीएलएफ सर, डीएलएफ में कि हमने देखा किस तरीके से रियल एस्टेट में सब चीजें भाग गई हैं, पर जिस तरीके से इनका ये जो रीबाउंड हुआ ना इस बार बहुत शानदार था। एबिटा 460 करोड़ वर्सेस 350 करोड़ ईयर ऑन ईयर सर। वाई एन वाई तो अपने को पता था कि हाँ भी इंप्रूव होगा, 2 करोड़ से 460 करोड़ हुआ, तो वो तो देखने का बात ही नहीं है बिकॉज 2 करोड़ से 460 करोड़। ऑफ कोर्स उन्होंने एक एसेट सेल की थी एमएक्स को जिसका बेनिफिट इनको मिला है। बट आई थिंक सबसे जरूरी चीज इसमें अगर आपको ट्रैक करना है तो वो आप प्री सेल्स ट्रेजेक्टरी डीएलएफ की ट्रैक कीजिए। कंपनी बोल रही है कि सेकंड हाफ में हम 1500 करोड़ की प्री सेल्स करेंगे, इसको ट्रैक करना जरूरी है। और लास्ट नंबर सर जो बड़े नंबर्स में मैं बात करना चाहूंगा वो है यूपीएल। आई थिंक नंबर्स स्ट्रांग थे, बट उससे भी जरूरी बात क्या थी कि कंपनी ने बोला कि जो रिसेंट ऑडिटर हुआ वो कोई ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। उन्होंने जो वो कंसर्न्स थे उनको कम किया। उन्होंने बोला कि हाँ भी जो क्विट किया वो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए किया, और उन्होंने बोला कि हाँ भी जो एक प्रोडक्ट पे बैन भी आया था यूरोप में उससे उनको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। मार्जिन्स की गाइडेंस मेंटेन की, रेवेन्यू की गाइडेंस मेंटेन की, नेट डेट रिडक्शन की गाइडेंस मेंटेन की। सो गुड कमेंट्री फ्रॉम यूपीएल। ओके और जब आप रिजल्ट्स का विश्लेषण करते हैं तो सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा जो सेगमेंट होता है वो ये होता है कि जहाँ रिजल्ट्स बहुत दमदार आते हैं और आप कहते हैं कि उनके वैल्यूएशंस भी ठीक है, महंगे नहीं है, तो मैं उस अंदाज से सोचना शुरू करता हूँ कि क्या ये इन्वेस्टमेंट के लायक स्टॉक है जहाँ रिजल्ट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल मजबूत है और वैल्यूएशन अभी बहुत महंगे नहीं, जहाँ पर अपसाइड की गुंजाइश है। तो बस शुरुआत बताइए ये कौन से रिजल्ट्स हैं जो आज आपके लिस्ट में फिट होते हैं? नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है सर, बिकॉज दिस इज द की टेक अवे ये देखने के बाद।
तो आई थिंक जो कंपनीज का रिजल्ट अच्छा था और रीजनेबल वैल्यूशन है सर, वो मोतीलाल ओसवाल में टॉप पे रखूंगा सर। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस बार। अगर आप रिपोर्टेड पैट देखें तो 300 करोड़ का था। अगर आप उसका M2M पैट निकाल दें जो उनके इन्वेस्टमेंट्स के कारण आता है, तो भी 125 करोड़ का ऑपरेटिंग पैट किया इस कंपनी ने। ब्रोकिंग 40% ऊपर था, टोटल रेवेन्यू 14% ऊपर था। होम फाइनेंस जो एक इशू रहा है कंपनी के लिए, उसका कॉस्ट ऑफ फंड का रिडक्शन हो रहा है। अगर आप नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें तो कंपनी के पास नेट कैश है बैलेंस शीट पे सर। अगर एक कंपनी 500 करोड़ भी प्रॉफिट कर लेती है ना, तो अब तो जो लग रहा है कि हाँ भी आराम से कर सकती है, तो भी सर ये 20 टाइम से कम ट्रेड कर रही है, 20 टाइम से कम ट्रेड कर रही है। सो आई डोंट थिंक एट ऑल कि एक्सपेंसिव है। मैं तो M2M का प्रॉफिट ले भी नहीं रहा हूँ वो कैलकुलेशन में, 20 टाइम की कैलकुलेशन में। दूसरा कंपनी सर, हम बात कर रहे हैं बार बार की जो स्टील है, टेक्सटाइल है, उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। आपको याद होगा हमने टाटा स्टील, BSL, लॉन्ग, JSW इस बात की बात की। आप जिंदल स्टेनलेस के नंबर देखिए सर, 1.1 बुक पे ट्रेड करता है, 11% ROC है सर। 140% क्वार्टर क्वार्टर जंप आया सर सेल्स में। YoY भी ग्रोथ हुआ, हालांकि 1% हुआ, बट इंपॉर्टेंट क्या था सर कि जो वॉल्यूम्स है ना, वॉल्यूम्स 160% बढ़े क्वार्टर क्वार्टर, और एबिटा पर टन भी इंप्रूव हुआ 13% सर। एबिटा पर टन इंप्रूव बाय 13% YoY टू 15,300। प्रॉफिट अगर YoY देखेंगे तो 82 करोड़ आया, विच वाज अ जंप ऑफ 116%। ऑफ कोर्स उनका डेट कॉस्ट कम हुआ, 25 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन था। द ओनली पॉइंट इज सर कि ये वैल्यूएशन वाइज ओके ट्रेड कर रहा है, कोई महंगा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कंपनी ने क्या बोला कि हमने एक मैनेजमेंट कमेटी बना दी है जो जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार का मर्जर का बात भी कर रहे हैं, तो वो भी एक जरूरी एलिमेंट है आगे देखने के लिए। नॉट ओनली JSL, कीप एन आई ऑन JSL हिसार एज वेल। IFB इंडस्ट्री सर, ऑनेस्टली अदर कंज्यूमर कंपनीज हैव नॉट डन ग्रेट, बट आई थिंक IFB के नंबर्स अच्छे आए थे इस बार। सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, कॉस्ट कंट्रोल से नंबर्स अच्छे आए। एबिटा 60%, प्रॉफिट 45% बढ़ा, मार्जिन 7% से 11% हो गया, तो अच्छा था। कुछ कमोडिटी कंपनी सर अच्छा कर रही है। रेन इंडस्ट्रीज हालांकि सेल्स 14% नीचे थी, बट उनका एबिटा और प्रॉफिट 40% बढ़ा। मैं इस कंपनी को इसलिए मेंशन कर रहा हूं सर क्योंकि 10 टाइम पे ट्रेड करता है, प्राइस टू बुक 0.7 टाइम्स है, तो वैल्यूएशन रीजनेबल है इसके। बट ऑनेस्टली आई वांट टू वॉच फॉर इंप्रूवमेंट इन सेल्स, बिकॉज अगर आप कॉस्ट कंट्रोल से ही नंबर्स अच्छे दे रहे हो, तो आई डोंट नो वेदर वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको सेल्स को ट्रैक करना पड़ेगा। बट फॉर मी स्टैंड आउट, इफ यू हैव टू आस्क मी, इन द मिड कैप सेगमेंट, मोतीलाल एंड जिंदल स्टेनलेस। परफेक्ट, ओके। अच्छा, जो रिजल्ट्स अच्छे लेकिन स्टॉक थोड़े महंगे हैं, तो जहां जब बाजार करेक्ट हो जाए, थोड़े स्टॉक नीचे आ जाए, तब वहां पर फोकस करना चाहिए, वो रिजल्ट्स कौन से हैं? सर आई वाज वेरी मच सरप्राइज बाय रिलैक्सो। तो रिलैक्सो का अगेन सर सेल्स कम था। मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि फोकस करो सेल्स पे। तो सेल्स कम था, बट आप इंप्रूवमेंट देखिए सर, एबिटा में 21% इंप्रूवमेंट हुआ। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 18%, 19% मार्जिन करेगा, कंपनी का एबिटा मार्जिन 22% आया सर। सो हर हेडलाइन नंबर में इसने सरप्राइज किया। 75 टाइम्स TTM पे ट्रेड करता है सर, कोई सस्ता स्टॉक नहीं है और कभी सस्ता रहा भी नहीं है, बट इट इज व्हाट इट इज। शीला फॉर्म सर, आपने देखा होगा टेक्सटाइल में हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, और शीला फॉर्म एक अलग ही कंपनी है सर। अगर आप लास्ट 6 महीने में देखें तो जिस तरीके से स्टॉक प्राइस बढ़ा है और इंप्रूवमेंट इन नंबर्स आए हैं, विच इज क्वाइट कमेंडेबल। सेल्स 22% ऊपर है, एबिटा 50% ऊपर था सर, मार्जिन 17.5% आए कंपेयर टू 14%। 37 टाइम्स पे ट्रेड करता है सर, और 7 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। सो कोई ज्यादा सस्ता स्टॉक नहीं है। हेस्टर बायो के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं सर। ऑफ कोर्स दे मैन्युफैक्चर पोल्ट्री वैक्सीन्स या लार्ज एनिमल वैक्सीन्स, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। सेल्स 20% ऊपर थी सर, जो बहुत अच्छी बात है। एबिटा 40% ऊपर था, तो अच्छा था, पर 50 टाइम पे ट्रेड करता है सर, तो 16% ROC है। तो वेरी सॉलिड कंपनी, बट ऑनेस्टली अ बिट एक्सपेंसिव। ओके, जहाँ रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा कभी अच्छा कभी खराब, ऊपर नीचे वाला, और जो कमज़ोर रिजल्ट्स हैं उनकी लिस्ट भी बता दीजिए सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है सर ये तानला सॉल्यूशन। टू बी ऑनेस्ट, आपने देखा होगा ये स्टॉक 10 गुना हो चुका है सर, 50 टू बी क्लोज से 10 गुना। मार्केट कैप, आई वाज सरप्राइज कि इसका मार्केट कैप 4,400 करोड़ हो चुका है, 4,400 करोड़। अगर आप इसके नंबर्स देखें, एक्चुअली इसके नंबर्स क्वार्टर क्वार्टर देखने चाहिए, YoY नहीं देखने चाहिए। तो सेल्स 28% ऊपर थी, एबिटा 30% ऊपर था, और प्रॉफिट 3.5% ऊपर था। मार्जिन 16.5% रहे हैं, जो उसने लास्ट क्वार्टर भी किए थे। बट अगर आप लास्ट 5-6 साल का नंबर्स देखेंगे, इसमें मार्जिन पे बहुत इनकंसिस्टेंसी है सर। मार्च 20 में इसने 1950 करोड़ का सेल्स किया, 9% का मार्जिन किया, और 200 करोड़ का लॉस भी किया था।
So now they are also changing their name to Tanla Platforms. I really don't understand because अभी ये चल रहा है ना सर प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, तो ये कंपनी तानला प्लेटफॉर्म नेम यूज कर रही है. सो मैं वीकेंड पे देख रहा था, बहुत सारे लोग तानला और रूट को कंपेयर कर रहे थे. आई हैव नो क्लू, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट stock has already run up. The numbers will look very very strong y and y, quarter and quarter they are decent set of numbers, but हिस्टोरिकली मेरे पास कंसिस्टेंसी ऑफ नंबर्स नहीं है इस कंपनी में सर. 3-4 साल तक ग्रोथ ही नहीं हुआ, 2020 में लॉस था. ये 2021 इसका बहुत शानदार आ रहा है. स्टॉक ऑलरेडी 10 गुना हो चुका है. ओके, और कमजोर रिजल्ट्स? जस्ट डायल सर, जस्ट डायल जिस तरीके से स्टॉक भागा है उस हिसाब से नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं. आपको सेल्स और पैट का तो मालूम ही, आपकी टीम ने बता दिया था, बट मैं इंपॉर्टेंटली क्या बता दूं कि उसका जो पेड कैंपेन है 15% नीचे था, जो 13% नीचे था क्वार्टर 1 में. जो न्यू लिस्टिंग है, जो एडवर्टीजमेंट करने के लिए और बिजनेस रखने के लिए लोग आते हैं, वो खराब था सर. वो 70% नीचे था. कलेक्शंस कमजोर थी इस कंपनी की, ट्रैफिक कमजोर था इसका. आज शाम को 6 बजे कॉन कॉल है. 2-3 रिपोर्ट्स देख रहा था मैं. एक्सिस कैपिटल ने इसको डाउनग्रेड किया, सेल फ्रॉम रिड्यूस, और उसने 550 को टारगेट किया है. सो नॉट गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम जस्ट डायल. बट अगेन इफ आई हैव टू टेक अवे एनीथिंग सर टुडे, आई थिंक मैक्स, इंडस इन द बिगर फाइनेंशियल्स एंड मोतीलाल ओसवाल प्लस JSL और JSL SR इन द मिड कैप विल बी द की स्टॉक्स फॉर मी टू वॉच. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये तमाम रिजल्ट एनालिसिस करने के लिए. आइए करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत. हमारे साथ है कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जैन साहब, सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सिमी जी भी. आप सबका स्वागत है. चलिए आइए कुछ स्टॉक्स के साथ करते हैं शुरुआत. सिमी जी, सबसे पहले रिलायंस पर दीजिए अपनी राय, जहाँ नतीजे उम्मीद के मुताबिक है. बहुत अच्छे भी नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं, मिले जुले नतीजे आप कह सकते हैं. चार्ट्स पर क्या राय है रिलायंस के लिए? खरीदना है या बेचना है? सिमी जी गुड मॉर्निंग, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी. चार्ट्स पर तो मैं ये कहूंगी रिलायंस एक 2000 का लेवल को इंटैक्ट रहने का कोशिश कर रहा है, तो रखने का कोशिश कर रहा है, और जब तक 2000 के ऊपर है तब तक तो मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करके ही जाना चाहिए. मिनिमम टारगेट 2080 से 2100 का होगा. 2100 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा तो इसमें एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा. फिलहाल के लिए 2000 का लेवल क्रूशियल है, और जब तक ये स्टॉक 2000 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी मेंटेन करना पड़ेगा 2100 का टारगेट के लिए. ओके, 2000 तक जब तक नहीं टूटा तब तक बाय ऑन डिप से. जैन साहब, मारुति और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ने बेहद दमदार मंथली सेल्स आंकड़े दिखाए हैं अक्टूबर के महीने के. दोनों में क्या आप खरीदारी का इरादा रखते हैं? देखिए, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो अपनानी चाहिए. इमीडिएट खरीदारी अब एक बार थोड़ा सा मार्केट्स को देखते हुए और माहौल को देखते हुए थोड़ा सा मैं अब कॉशियस ही रहूंगा. और रीजन बीइंग, देखिए ये फेस्टिव मंथ था तो डिमांड तो लाजमी थी कि आनी थी, और पेंटअप डिमांड भी काफी है. और कई महीनों की पेंटअप डिमांड जब होती है तो लोग बाग पोस्टपोन करके अपने त्योहारों के आसपास तक पहुंच जाते हैं. भले उनको जून जुलाई में भी लेनी होती है तो वो भी अगस्त सितंबर, ये जो त्योहार का महीना था, उसमें लेने की कोशिश की है. सो आई फील कि मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिन्होंने ले रखा वो निवेशित रहे. और हीरो मोटोकॉर्प सर्टेनली बहुत अच्छा लगता है. एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज हार्ले डेविडसन वाली भी थी. सो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प एंड मारुति, अगर आपको ध्यान हो अनिल जी, मैं हमेशा जब भी ऑटो सेक्टर की बात आती है तो ये मोबिलिटी का जो बेनिफिट मिलना है ये तीनों को सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बेस लेवल पे किसी को भी एंट्री लेनी है कहीं भी, भले 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो यही कंपनियां काम आती है. एंड रूरल इंडिया में जबरदस्त प्रेजेंस है इन तीनों कंपनियों की एज कंपेयर टू अदर्स. तो आई फील कि मुझे लगता है इन तीनों कंपनियों में सर्टेनली होल्ड रखना है और बाय ऑन डिक्लाइंस. वागले साहब, चार्ट देखिए आईसीआईसीआई बैंक के, और बताइए वीकेंड पर नतीजे आए हैं, बहुत शानदार नतीजे दिख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के. मुनाफे का आंकड़ा स्पेशली, और एसेट क्वालिटी भी स्थिर है, बेहतर है. बताएं सर, क्या करेंगे? अनिल जी, मेरे लिए चार्ट्स में तो ये डिस्काउंटेड नहीं है जो आप बोल रहे हैं, और ये अगर तो आज ऊपर जाना चाहिए, और ये 415 420 के आसपास तो जाना चाहिए. 392 का क्लोज है, तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इधर है, गैप से खुलेगा ऐसा मेरा मानना है. और एक सपोर्ट लेवल है लगभग 390 का, जो अगर ब्रेक नहीं होता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा बन सकता है. आप एक 7-8-10 रुपए का रिस्क और 20-25 रुपए का रिवॉर्ड, ये ट्रेड सेटअप बनेगा पोजिशनली.
सुमित जी, कोल इंडिया के चार्ट्स देखिए और बताइए। अक्टूबर महीने के प्रोडक्शन के आंकड़े दमदार आए हैं, लगभग 18.5-19% के आसपास प्रोडक्शन बढ़ा है और ऑफटेक 25% बढ़ी है। साल दर साल अच्छे नंबर्स नजर आ रहे हैं। 114 रुपए 3% बढ़कर बंद हुआ था कोल इंडिया। क्या करना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, चार्ट्स के ऊपर भी बाउंस बैक के संकेत आ रहे हैं। आफ्टर ए शार्प करेक्शन वी हैव सीन सम कंसोलिडेशन एट लोअर लेवल्स, और लोअर लेवल से हमें बाउंस बैक के संकेत फ्राइडे के सेशन में देखने को मिले थे और अभी यहां से बाउंस बैक दिखाने को तैयार है, जिसमें 118 से 120 रुपए तक का मूव कोल इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में 110 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, तो जिनकी पोजीशन है वो होल्ड करें और मार्केट खुलने के साथ ट्रेड लिया जा सकता है 118 से 120 रुपए के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। आज 5 कोल ब्लॉक के आवंटन की भी सरकार की तैयारी है, उसके लिए बोलियां भी लाई जाएगी, तो इस पर भी नजर रखिए कि इन कोल ब्लॉक्स में किस तरह की कंपनियां अपना आगे इंटरेस्ट दिखाती है। बंसल जी, मैक्स फाइनेंशियल MFSL, इस पर देखिए 400 बताइए अपनी राय। इसके लिए RBI के नियमों के मुताबिक, माफ कीजिए, एडा के नियमों के मुताबिक इन्होंने एक्सिस बैंक ने अपना प्रस्ताव फिर से बदला है। अब 17% के बजाय 19% खरीदने के बारे में वो विचार कर रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल में। मैक्स फाइनेंशियल क्या खरीदेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, इस पे खरीदारी की राय है। इनफैक्ट शुक्रवार को भी मैंने और कुणाल जी ने इसको खरीदने की राय दी थी। नीचे में 568, 570 एक काफी बड़ा बेस है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रही है और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, ये स्टॉक एक बड़ा उछाल दिखाने का दमखम रखता है। शॉर्ट टर्म में 645, 650 के लेवल्स मुमकिन है, तो डेफिनेटली यहां पर खरीदारी की राय है। ओके, 645 650 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आ सकता है। आइशर मोटर्स, इसके मंथली सेल्स आंकड़े उतने दमदार नहीं आए हैं। कुणाल जी, इसके चार्ट देखिए, बताइए। 7% इनकी बिक्री घटी है। 70,000 गाड़ियां इनकी बाइक से बिकने का अनुमान था, उसके सामने 67,000 हुए। चार्ट्स कमजोर हैं या बाय ऑन डिप्स? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, जो स्ट्रक्चर है आइशर मोटर्स का पिछले कई दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है बाकी सभी ऑटो काउंटर्स को। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 2050 के आसपास, बंदी आई थी 2092 की, तो अगर ये 2050 के नीचे ट्रेड करने लगता है तब इस पर कमजोरी और गहराएगी और फिर यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी मुकम्मल हो जाएगा, जिसका फिर टारगेट काफी नीचे का बनेगा। तो मेरी राय में 2050 के नीचे इसमें सेल करना चाहिए और टारगेट रहेगा 1950, 1925 का। ओके, 2050 के नीचे आए तो ही बेचना है, मुश्किल लगता है इस मजबूत बाजार में आना।